आप लोगों ने खालिस्तान आंदोलन के बारे में सुना होगा। खालिस्तान मूवमेंट की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने जनरल सिंह भिंडरावाले का नाम भी सुना होगा, अमृतपाल सिंह का नाम सुना होगा। और आपको मालूम है, अमृतपाल सिंह ही में निर्दलीय चुनाव लड़ा और लोकसभा का चुनाव जीत भी गया है, निर्दलीय जीत गया है। तो खालिस्तान आंदोलन फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। तो इसका क्या इतिहास है, क्या कहानी है इसकी पूरी, उस पर हम लोग बात करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। एक सामान्य जानकारी खालिस्तान आंदोलन के बारे में देखते हैं। और देखिए, खासकर पंजाब वाले हिस्से को अलग करके एक अलग देश बनाने की मांग खालिस्तान आंदोलन करता रहा है। तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र के जवाब में डॉक्टर बीर सिंह भट्टी ने कुछ पैम्पलेट छपाए थे और इसमें उन्होंने खालिस्तान शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। और खालिस्तान मतलब खालसाओं का देश। और अब यह खालिस्तान भारत और कनाडा के रिश्ते बिगाड़ने में लगा हुआ है। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में इल्जाम लगाया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। जब बात बिगड़ती लगी तो ट्रूडो ने कहा कि उनका मकसद भारत को उकसाना नहीं था। हालांकि इस समय भारत और कनाडा के रिश्तों में जैसी तल्खी आज है वैसी शायद ही पहले कभी रही हो। पहले दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के टॉप डिप्लोमेट को बाहर निकाला, फिर अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और अब अगले आदेश तक कनाडा के लिए वीजा सर्विस भी निलंबित करने की बात हुई थी। पिछले कुछ सालों में कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। भारत इस मुद्दे को कई बार उठा चुका है और G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रूडो के सामने भी ये मुद्दा उठाया था। लेकिन खालिस्तान समर्थकों पर कोई एक्शन लेने के बजाय ट्रूडो भारत पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन जिस खालिस्तान की वजह से आज भारत कनाडा के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उसका जन्म कैसे हुआ और खालिस्तान का मतलब क्या होता है? खालिस्तान यानी क्या, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे आपको जाना होगा। कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसमें मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की और 3 समूह थे जिन्होंने इसका विरोध किया। एक मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी, सिख समुदाय के लिए। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब पंजाब भी 2 हिस्सों में बंट गया। पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, दूसरा भारत में रह गया। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की और तेज कर दी और इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ और अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलते रहे। आखिरकार 1966 में जब तक कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान नहीं लिया, पंजाब 3 हिस्सों में बांटा गया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा, तीसरा हिस्सा चंडीगढ़। खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है? जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि खालिस्तान शब्द पहली बार 1940 में सामने आया था। आजादी के बाद भी लंबे समय तक सिखों के लिए अलग राज्य की मांग होती ही रही। 1966 में सिखों को पंजाब तो मिल गया, इससे कुछ वक्त शांति भी रही, लेकिन विरोध अंदर ही अंदर उठता जा रहा था। अलग अलग प्रदेश बनने के बाद 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होते हैं और इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिकन ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन वो हार गए। चुनाव हारने के 2 साल बाद वो जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए। वहां जाकर उन्होंने खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की और 1971 में चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया और 1977 में चौहान भारत लौटे और 1979 में वापस ब्रिटेन चले जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। इसके बाद चौहान ने एक कैबिनेट बनाई और खुद को रिपब्लिकन ऑफ खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसने खालिस्तानी पासपोर्ट स्टाम्प और खालिस्तानी डॉलर भी जारी किए। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में खालिस्तानी एम्बेसी भी खोल दी उसने। और इसी बीच आया आनंदपुर साहिब रेजुलेशन। तो पंजाब अलग देश बना तो फिर ज्यादा अधिकार की मांग उठने लगी।
पंजाब अलग प्रदेश बना तो फिर ज्यादा अधिकारों की मांग उठने लगी और 1973 में अकाली दल ने पंजाब को ज्यादा अधिकार देने की मांग रखी थी। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया और जिसमें पंजाब को ज्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव रखे गए थे। और इस प्रस्ताव में सुझाया गया कि केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार का अधिकार हो। और इस प्रस्ताव में पंजाब को और ज्यादा अधिकार यानी स्वायत्तता देने की बात की गई थी और अलग देश की बात नहीं थी। इसी दौरान अमेरिका में बैठे खालिस्तानी विचारक गंगा सिंह ढिल्लों ने भी अलग खालिस्तान की मांग आप देखते हैं कि मांग रख दी। और ये वो समय था जब पंजाब में खालिस्तानी समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले की ताकत बढ़ रही थी। अगस्त 1982 में अकाली दल के नेता एच.एस. लौंगोवाल और प्रकाश सिंह बादल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करने और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाबी भाषी इलाके पंजाब में मिलाने सतलुज यमुना लिंक कैनाल की योजना को मुलतवी करवाने के लिए भिंडरवाले के साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा खोल दिया। फिर वो हुआ जो इतिहास बन गया। तो भिंडरवाले की ताकत बढ़ती जा रही थी और वो अकालियों के करीब था, लेकिन निरंकारियों का दुश्मन। अप्रैल 1978 में अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें अकाली दल के 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई और 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई और अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस की डीआईजी ए.एस. अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी और इन सब के लिए भिंडरवाले को ही जिम्मेदार ठहराया गया। इसी बीच भिंडरवाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरवाले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त पर अपने विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में अलगाववाद और हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही थी और इन्हें रोकने के लिए भिंडरवाले का पकड़ा जाना जरूरी था और इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया और इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल के.एस. बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी। उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द अंजाम देना जरूरी था और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी और पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गई, फोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने को कह दिया गया। फिर आप देखते हैं कि 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ और 6 जून को भिंडरवाले को मार दिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे, 249 घायल हुए थे, वहीं 493 चरमपंथी या फिर आम नागरिक मारे गए थे और 86 लोग घायल हुए थे। 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडी गार्ड्स सतबंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी और इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई थी कि उनका शरीर छत विच्छत हो चुका था। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात हो रही है और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए थे। ऐसा आरोप लगाया गया था कि इन सिख विरोधी दंगों को कांग्रेस नेताओं ने ही हवा दी थी। अगले 10 साल सिर्फ मौतें ही मौतें। जुलाई अगस्त 1985 में राजीव गांधी और लौंगोवाल ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, पर जैसे ही लौंगोवाल पंजाब लौटे वैसे ही कट्टरपंथियों ने उनका कत्ल कर दिया। 1984 से 1995 के बीच पंजाब में उग्रवाद चरम पर रहा। उग्रवादियों ने सुरक्षा एजेंसियों और हिंदुओं को निशाना बनाया। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया और इससे विमान में सवार सभी 329 यात्री और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरावाले की मौत का बदला बताया था और 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद्य की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली
और 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा लिया। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई और 1990 के मध्य तक पंजाब से विद्रोह का सफाया कर दिया गया। लेकिन तब तक खालिस्तानी समर्थक और आतंकी मॉड्यूल भारत से बाहर अपने ठिकाने बना चुके थे। खालिस्तान पर क्या मांग है? खालिस्तान पर तो अप्रवासी कैब ड्राइवर ने श्री अटॉर्नी बने गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने साल 2007 में सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन बनाया। दावा किया कि यह संगठन 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने के लिए बनाया गया। 2019 में केंद्र सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। सिख फॉर जस्टिस ने 4 साल पहले पंजाब को भारत से अलग करने के विषय पर प्रवासी सिखों के बीच 2020 में जन्मा संग्रह कराने की घोषणा की थी। अक्टूबर 2021 में सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान का नक्शा जारी किया। इस नक्शे में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को भी खालिस्तान का हिस्सा बताया गया। इस नक्शे में आप देखिए राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, अलवर, भरतपुर जैसे जिलों को हिस्सा बताया गया। यूपी के हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच जैसे जिलों को शामिल किया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के शिमला, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति, उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून, हरियाणा के गुरुग्राम, रेवाड़ी जैसे जिलों को खालिस्तान का हिस्सा बताया गया। फिर उठ रहा है खालिस्तान आंदोलन। तो खालिस्तान विचारधारा समर्थकों की गिरफ्तारी और उन पर एक्शन की वजह से खालिस्तान आंदोलन सुस्त पड़ने लगा था। हालांकि बीते कुछ सालों में ये दोबारा उठने लगा था। खालिस्तान का समर्थन करने वाले सरगना भारत से बाहर बैठे हुए और वहीं से बैठकर भारत में खालिस्तानी आंदोलन को भड़काते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम भी देते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए खालिस्तान एलिमेंट को भड़काती रहती है और एक खालिस्तानी समर्थक पाकिस्तान के लाहौर, कनाडा, ब्रिटेन में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। मसलन खालिस्तान कमांडो फोर्स का मुखिया परमजीत सिंह पंजवार 1994 से लाहौर में बैठा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख वादवा सिंह बब्बर भी लाहौर से ही काम करता है। जनरल सिंह भिंडरावाली का भतीजा लखवीर सिंह रोड़े लाहौर में बैठकर कथित तौर पर यूरोप और कनाडा में खालिस्तानी ताकतों को एकजुट करता है और सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक गुरुपंत सिंह पन्नू कनाडा में बैठा हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है खालिस्तान आंदोलन की। किसकी? खालिस्तान आंदोलन की।